एक छोटा बच्चा हजारों जहरीले सांपों के बीच पड़ा हुआ है। सरपंच साहब, नंदू, कहाँ हो तुम सब? घने जंगल के बीच बसी एक बस्ती में जैसे ही मीना चीखते हुए सरपंच की तरफ आई, गांव के लोग चौंक पड़े। क्या हुआ मीना, इतनी घबराई हुई क्यों हो? सरपंच, वहाँ पहाड़ के नीचे 4-5 महीने का छोटा बच्चा है। हजारों सांपों ने उसे आसपास से घेरा हुआ है। हमें उसे जल्दी से चलकर बचाना होगा, वरना वो सांप उसे खा जाएंगे। क्या? मीना के दिखाए रास्ते से गांव वालों ने पहाड़ की चोटी से जैसे ही झुककर नीचे देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक 5 महीने का बच्चा हजारों बड़े बड़े अजगरों के बीच लेटा हुआ रो रहा था और वो सारे अजगर उसके आसपास रेंग रहे थे। कैसे वो बच्चा उन खतरनाक सांपों के बीच पहुंचा था? कौन थे उसके माँ बाप? क्या वो जानबूझकर अपने बच्चे को इतनी खतरनाक जगह पर छोड़कर गए थे, या फिर कहानी कुछ और ही थी? जो अजगर जंगल के हाथियों को पल भर में खा जाते हैं, उन्होंने इस बच्चे को अभी तक क्यों नहीं मारा? ये क्या रहस्य है? बच्चे को बचाने के लिए गांव वालों ने उन अजगरों के आसपास आग जला दी। आग की तपिश से वो अजगर तिलमिला उठे और कुछ घंटों के अंदर वो वहां से उस बच्चे को छोड़कर भाग गए। मीना ने मौका देखते ही उस बच्चे को गोद में उठा लिया और वापस गांव आ गई। वो बच्चा कौन था, किस परिवार से था, ये कोई नहीं जानता था। ये तो बुखार में तप रहा है और इसकी सांस भी बहुत तेज चल रही है। अगर हमने इसे गांव में रखा तो इसका बचना मुश्किल हो जाएगा। इसे इलाज के लिए तुरंत शहर लेकर जाना होगा। ठीक है मीना, हम फौरन शहर चलते हैं। मीना और सरपंच शहर की तरफ निकल तो गए थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि जिस बच्चे को लेकर वो जा रहे थे उसका अतीत क्या था। क्या वो बच्चा उनके लिए कोई मुसीबत लेकर आने वाला था? लेकिन जैसे ही वो दिल्ली के नामी हॉस्पिटल पहुंचे, उन्होंने फौरन बच्चे की हालत डॉक्टर्स को बताई। क्या ये बच्चा सच में आप लोगों को सांपों के बीच मिला? फिर तो हमें फौरन ये चेक करना होगा कि कहीं इसके शरीर में जहर तो नहीं। उस बच्चे का तेजी से इलाज शुरू हुआ। जहां एक तरफ वो बच्चा अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली शहर के नामी अरबपति खानदान शाह खानदान की बहू मृणाल को भी हॉस्पिटल में गर्भावस्था में लाया जा रहा था। भावेश, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मृणाल, हम हॉस्पिटल पहुंच गए, बस अब सब ठीक हो जाएगा। भावेश सर, इनकी नॉर्मल डिलीवरी करना मुश्किल है, हमें सर्जरी करनी होगी। मृणाल और भावेश अपने पहले बच्चे के होने की खुशी के इंतजार में थे। मृणाल का ऑपरेशन शुरू हुआ जो 3 घंटों तक चला, लेकिन डॉक्टर अपने मायूस चेहरे के साथ भावेश के पास आए। आई एम सॉरी मिस्टर भावेश, हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन शायद यही भगवान की मर्जी थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। भावेश घुटनों के बल जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। तभी हॉस्पिटल की नर्स भागते हुए आई और डॉक्टर से बोली, सर, बेड नंबर 6 वाले बच्चे के पास कोई चिट्ठी छोड़कर गया है। और एक बात और है डॉक्टर। हाँ बोलो, क्या हुआ? सर, ये बच्चा थोड़ा अजीब है। जब मैं पास पहुंची तो ये मुस्कुराया। इसके दांत ऐसे लगे जैसे मैंने सांप के दांत देखे हों। नाइट ड्यूटी ने तुम्हें थका दिया है नर्स, वो चिट्ठी मुझे दो और आराम करो। क्या नर्स ने वाकई थकान की वजह से उस बच्चे के दांत ऐसे देखे थे, या फिर वो बच्चा वाकई अजीब था? डॉक्टर ने वो चिट्ठी पढ़नी शुरू की। हम लोग गरीब लोग हैं, हमारा फर्ज था इस बच्चे को सही जगह पहुंचाना, और हमने आप तक पहुंचा दिया है। अब ना तो हमारे पास उसके इलाज के लिए पैसा है और ना ही उसके परिवार का कोई पता हमें मालूम है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग उस बच्चे की सही देखभाल करके उसको एक अच्छा भविष्य देंगे। दिन गुजरने लगे। उस बच्चे का कुछ दिन तक उसी हॉस्पिटल में इलाज चलता रहा, लेकिन मृणाल और भावेश जब दोबारा अपनी रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास आए। मृणाल, आपकी रिपोर्ट्स में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, शायद आप कभी माँ न बन पाए। आई एम सॉरी। ऐसा मत कहिए डॉक्टर, कोई तो तरीका होगा जो मुझे माँ बना सकता है। हम दोनों के बहुत अरमान हैं कि हम माता पिता बने। एक बहुत ही प्यारा बच्चा हमारे हॉस्पिटल में कोई छोड़ कर गया है। अगर आप लोग उसे अपना लेंगे तो उसे प्यारे माँ बाप मिल जाएंगे और आपको एक सुंदर सा बच्चा। इस बात से मृणाल के चेहरे पर तो मुस्कुराहट आ गई, लेकिन भावेश बोला, मृणाल, मैं तुम्हारा इलाज अमेरिका में करवाऊंगा, लेकिन मैं ये बच्चा गोद लेना नहीं चाहता। जिस बच्चे को हम जानते तक नहीं है, उसको हम कैसे अपना सकते हैं? भावेश, सोचो कि उस बच्चे का इस दुनिया में कोई नहीं है। शायद भगवान ने हमें और उस बच्चे को इस हॉस्पिटल में इसलिए भेजा ताकि हम एक दूसरे को मिल पाए। मृणाल की आंखों में खुशी की चमक देखकर भावेश चुप हो गया और उन्होंने पहली बार उस बच्चे को चिल्ड्रन वार्ड में देखा। भावेश, कितना सुंदर बच्चा है ये। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बच्चा हमारा ही हो। डॉक्टर, हम इस बच्चे को जरूर अपनाएंगे, लेकिन इसके अतीत के बारे में आप कुछ जानते होंगे? ये सुनते ही डॉक्टर खामोश हो गया और मन ही मन बोला, अगर मैंने इन्हें ये बता दिया कि ये बच्चा गांव वालों को सांपों के बीच मिला था, तो शायद ये लोग इस बच्चे को कभी ना अपनाएं। क्या डॉक्टर भावेश और मृणाल से उस बच्चे का अतीत जानबूझकर छुपा रहा था? क्या ये बच्चा उनके घर के लिए वरदान बनकर आने वाला था या श्राप? जैसे ही मृणाल और भावेश बच्चे को लेकर शाह मेंशन पहुँचे, सबके मुँह पर बस एक ही सवाल था, इस बच्चे का नाम क्या होगा? ये सुनते ही शाह परिवार के मालिक और सबसे बड़े शाह साहब ने कहा, ये शिवरात्रि पर घर आया है तो इसका नाम होगा शिव का अंश शिवम।
और आज मैं शिवम को दूंगा एक ऐसा तोहफा जो इसको जिंदगी में कभी हारने नहीं देगा। इतना कहते ही दादाजी शिवम और मृणाल के साथ शाह मेंशन में बने एक बड़े से तक्षक नाग मंदिर में गए और वहाँ रखे एक पुराने संदूक से एक अंगूठी निकालते हुए बोले, ये अंगूठी मेरी तरफ से शिवम के लिए। इसे आम अंगूठी मत समझना, ये हजारों साल पुराने धूमकेतु से आए एक पत्थर से बनी अंगूठी है। जब शिवम बड़ा होगा तो इसे ये किताब और ये अंगूठी दे देना। ये अंगूठी वाकई बहुत प्यारी है, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगी और जब शिवम बड़ा होगा तो उसे जरूर बताऊंगी कि आपने ये तोहफा उसको दिया था। जैसे ही मृणाल ने उस अंगूठी को हाथ में लिया, अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे से निकला है। कौन है? क्या वो अंगूठी कोई रहस्यमयी अंगूठी थी? क्या उसमें कोई गहरा राज छुपा था? वक्त के साथ साथ जैसे ही शिवम बड़ा होता गया, वैसे वैसे उसका शौक खिलौनों से ज्यादा सांपों की तरफ बढ़ने लगा। उसके सारे रबर वाले खिलौने भी सांप हुआ करते थे। लेकिन तभी एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सब चौंक पड़े। शिवम का 6वां जन्मदिन भी है और आज नाग पंचमी का त्योहार भी है। सपेरों से कहो कि घर पर सांप लेकर आए, हम सब उनकी पूजा करके और दूध का भोग लगाएंगे। जैसे ही सपेरे शाह मेंशन में आए, तभी 6 साल का शिवम जो गार्डन में अकेला खेल रहा था, उसकी नजर सांप के पिटारे पर गई जिसके अंदर खतरनाक कोबरा सांप था। अंकल, मुझे सांप देखना है, इसे खोलो ना। लेकिन जैसे ही वहाँ मृणाल पहुंची, वो घबराकर चीख पड़ी। शिवम? पिटारे से निकला कोबरा सांप शिवम के पूरे शरीर से लिपटा हुआ था और उस कोबरा का फन शिवम के नन्हे हाथों में था। माँ, ये देखो मेरा नया दोस्त, मैंने इसका नाम रॉकी रखा है, ये मुझे पहले से जानता है। मृणाल ये सुनकर चौंक पड़ी और शिवम को देखकर जोर से चिल्लाई। शिवम? क्या शिवम के साथ हुई ये घटना किसी बड़ी घटना की तरफ इशारा कर रही थी या फिर यह महज एक इत्तेफाक था? जब यह बात मृणाल ने भावेश को बताई तो भावेश ने सुनते ही शराब के नशे में बोला, तुम पागल हो, बच्चे ऐसे ही होते हैं मृणाल। जब मैं 6 साल का था तब मैं भी बिल्ली के साथ बहुत खेलता था। अब तुम परेशान मत हो, मुझे बस एक ड्रिंक बना कर दो और सो जाओ। लेकिन मृणाल का मन नहीं माना। तभी उसे अपने बिस्तर पर रखी दादाजी की वो अंगूठी चमकती हुई दिखाई दी। ये अंगूठी जुगनू की तरह अचानक क्यों चमकने लगी? मृणाल को शिवम के कमरे से कुछ आवाज आई और वो शिवम के कमरे में उसे देखने चली गई। लेकिन जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। शिवम के सामने एक 20 फुट लंबा सांप बैठा हुआ था। सांप? सांप? मृणाल के चीखते ही वो सांप गुस्से में मृणाल की तरफ हवा में उड़ता हुआ ऐसे आया जैसे बंदूक की गोली हो। मृणाल के घबराहट में हाथ पसीने पसीने हो गए और उसके हाथों से वो अंगूठी छूटकर गिर गई। जैसे ही वो अंगूठी जमीन पर गिरी, वो सांप उस अंगूठी को देखकर अपनी जगह रुक गया और हवा में गायब हो गया। शिवम, तू ठीक तो है ना बेटा? क्या वो सांप उस अंगूठी को देखकर मृणाल के सामने रुक गया था या उसके पीछे कोई और वजह थी? क्या वो सारे सांप बार बार शिवम से मिलने आ रहे थे? मृणाल समझ गई थी कि शिवम कोई आम बच्चा नहीं था और सांपों से उसकी बढ़ती दोस्ती देखकर वो शिवम को दिल्ली के जाने माने तांत्रिक के पास ले गई। महाराज, मेरे बच्चे को रात में अजीब अजीब सपने आते हैं और अक्सर उसे बहुत तेज बुखार रहता है। ये जहरीले सांपों के साथ ऐसे खेलता है जैसे कोई खिलौना हो। प्लीज मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिएगा। मुझे लगता है कि मैं अपने शिवम को खो दूंगी। मृणाल की बात सुनकर तांत्रिक ने शिवम का भविष्य अपने सामने रखे पानी के बर्तन में देखना शुरू किया। भयानक, भयानक। इस बच्चे का संबंध हमारी दुनिया से नहीं बल्कि नागलोक से है। वो शक्तियाँ इसे लगातार संदेश भेज रही हैं। वो चाहती हैं कि तुम्हारा बच्चा ये दुनिया छोड़कर वापस उनके पास चला जाए। ऐसा मत कहिए महाराज, मैं अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती। अगर इस बच्चे को बचाना चाहती हो तो आज से ही तक्षक नाग की पूजा करनी शुरू कर दो, शायद कुछ चमत्कार हो जाए। मृणाल ने उसी दिन से तक्षक नाग की पूजा शुरू कर दी। दिन गुजरने लगे और कई साल बीत गए। शिवम बड़ा तो होने लगा था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। वो अक्सर घबराकर नींद से उठ जाया करता था। वो मुझे लेने आ रहे हैं माँ, वो मुझे लेने आ रहे हैं। शिवम, शिवम बेटा घबरा मत, तू सिर्फ सपना देख रहा था। लेकिन मृणाल की जिंदगी में शिवम के साथ साथ एक और बड़ी परेशानी अचानक आ गई जब शराब के नशे में चूर भावेश ने मृणाल को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, ए सुन, मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। तूने आज तक मुझे और इस घर को कोई खुशी नहीं दी है और ना ही तूने इस खानदान को शाह खानदान का वारिस दे पाई। सारा दिन तो तेरा पूजा पाठ में निकलता है। भावेश, तुम्हें क्या हो गया? ये पूजा तो मैं शिवम की ठीक होने के लिए करती हूँ ना। कुछ नहीं होने वाला इससे, ये बच्चा ही मनहूस है। अब इस घर में सिर्फ अंजलि रहेगी। और हाँ, मुझे वो अंगूठी चाहिए जो मेरे पापा ने इस मनहूस शिवम को दी थी। वो अंगूठी इस खानदान के वारिस के लिए, ना कि किसी अनाथ के लिए। भावेश, शिवम हमारा बच्चा है, तुम उसे ऐसे कैसे बोल सकते हो कि वो अनाथ है और वो अंगूठी शिवम की है। वो मैं तुम्हें किसी भी हाल में नहीं दूंगी। क्या तू मेरे घर की चीज मुझे नहीं देगी?
तो आज से तुझे और तेरे इस अनाथ को मैं घर से निकालता हूँ। ये सुनते ही शिवम की आंखों में आंसू आ गए। माँ, क्या मैं अनाथ हूँ? क्या आप मेरी माँ नहीं हो? नहीं बेटा, अपने पापा की बात पर ध्यान मत दे। तू हमारा ही बच्चा है और हमेशा ही हमारे साथ रहेगा। लेकिन शाह मेंशन से निकाले जाने के बाद मृणाल की जिंदगी में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। घर चलाने के लिए शाह परिवार की अमीर बहू को एक जगह से दूसरी जगह काम की तलाश में सालों भटकना पड़ा। छोटा मोटा काम करके मृणाल शिवम को पढ़ाने के साथ साथ अपना घर भी चला रही थी। माँ, मैं 19 साल का हो गया हूँ। मैं भी अब तुम्हारा हाथ बटाऊंगा और तुम्हारे लिए आज एक सरप्राइज भी है माँ। इतना कहते ही शिवम मृणाल की आंखों पर पट्टी बांध कर ले गया और जब शिवम ने अपनी माँ की आंखों से वो पट्टी खोली, मृणाल चौंक पड़ी। फूड ट्रक? तूने अपना फूड ट्रक शुरू किया, वो भी मेरे नाम का? शिवम की मेहनत देखकर मृणाल की आंखें खुशी से भर गई, लेकिन ये खुशी भी पल भर की ही थी। अचानक से मृणाल वहीं फूड ट्रक के पास खड़े खड़े गिर गई। माँ, क्या हुआ तुम्हें? उठो माँ, माँ। शिवम मृणाल को लेकर फौरन हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन डॉक्टर्स ने रिपोर्ट देखकर शिवम से बोला, देखिए, आपकी माँ को एडवांस स्टेज का ब्रेन कैंसर है। इनके पास मुश्किल से 1 महीने का भी वक्त नहीं है। ये सुनकर शिवम को लगा जैसे उसके सर पर छत आकर गिरी हो, लेकिन तभी उसकी माँ ने शिवम को अपने पास बुलाया। बेटा, ये तो कभी न कभी होना ही था। हमारा साथ हमेशा तो नहीं रह सकता। आज तूने अपनी जिंदगी में पहला काम शुरू किया है। मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ जो तेरे दादाजी ने दिया था। मृणाल ने शिवम को अपने पास से एक छोटी सी किताब और दादाजी की दी हुई अंगूठी हाथ पर रखते हुए कहा, बेटा, ये कोई आम अंगूठी नहीं बल्कि एक मायावी पत्थर से बनी हुई अंगूठी है। ये तेरी हमेशा हिफाजत करेगी और जब भी तुझ पर परेशानी आए तो तू इस किताब में लिखे हुए मंत्र जरूर पढ़ना। तेरा अतीत दूसरे बच्चों से बहुत अलग है शिवम। वक्त के साथ वो सच भी एक दिन तेरे सामने आ जाएगा। क्या शिवम अपने अतीत के राज को जान पाएगा? क्या शिवम के लिए वो अंगूठी कुछ करिश्मा दिखाएगी या फिर शिवम की जिंदगी की परेशानियां वैसी की वैसी ही रहेंगी? शिवम ने जैसे ही उस अंगूठी को अपने हाथ में लिया, उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके आसपास से गुजरा हो। कौन है? शिवम ने अपनी माँ की उस अंगूठी को अपने हाथ में पहन लिया, लेकिन कुछ ही दिनों में मृणाल की कैंसर से मौत हो गई। शिवम के लिए ये वो पल था जिसके लिए वो तैयार भी नहीं था। माँ, मुझे छोड़कर मत जा माँ। वो रोता हुआ अपने फूड ट्रक पर बैठा ही था कि तभी उसके फूड ट्रक पर आकर रुकी एक बड़ी कार। शिवम, तुम्हें हमारे सर भवानी नारंग कार में बुला रहे हैं। भवानी नारंग दिल्ली के मशहूर रईस नारंग ज्वेलरी के मालिक थे और शिवम से मिलने की उनकी एक खास वजह थी। आओ शिवम, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। तुम्हारे दादा मेरे बहुत ही करीबी दोस्त थे और हम दोनों ने तुम्हारी शादी 8 साल की उम्र में मेरी पोती दृष्टि से तय कर दी थी। दृष्टि ने तो हाँ कर दिया है, अब बस तुम्हारी हाँ की देर है। शिवम सोच में पड़ गया कि आखिर ये क्या माजरा है। क्या इतने बड़े खानदान का आदमी अपनी बेटी की शादी एक छोले भटूरे वाले से कराने आया था? शायद आप जानते नहीं कि मैं शाह परिवार को छोड़ चुका हूँ। मेरा उस खानदान से कोई रिश्ता नहीं है। मेरा सच आपके सामने है। मैं कोई करोड़पति नहीं बल्कि अब एक अनाथ छोले भटूरे बेचने वाला हूँ। अपना सच तो तुम अभी जानते भी नहीं हो। उसका भी एक दिन आएगा जब रहस्य से पर्दा उठेगा। ये रही मेरी दृष्टि की तस्वीर। शिवम का कौन सा ऐसा रहस्य था जिसे भवानी नारंग जानता था? शिवम ने दृष्टि की फोटो को पहली बार देखा तो वो उसे देखता ही रह गया। शिवम की हाँ के साथ ही भवानी नारंग के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी, लेकिन नारंग परिवार के लोग इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। पापा, आप दृष्टि की शादी एक सड़क छाप आदमी से कैसे कर सकते हो? कम से कम हमारी हैसियत का तो ख्याल रख लिया होता। ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको यही निकम्मा हमारा दामाद बनाने को मिला? शिवम को अभी तुम लोग जानते नहीं हो। वो क्या है और क्या कर सकता है ये तुम्हें मालूम ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर तुम लोग जानना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ। भवानी नारंग ने जैसे ही ये कहा, उनको अचानक से दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। दादाजी, नहीं। भवानी नारंग की मौत के बाद भी दृष्टि ने अपने दादाजी के साथ किए वादे को निभाया। मैं भले ही शिवम को अपना पति न मान पाऊं, लेकिन मैं दादाजी के लिए उससे ही शादी करूंगी। नारंग परिवार में शादी की शहनाई के साथ साथ लोगों की तरह तरह की बातें गूंजने लगी। सुना है दृष्टि की शादी छोले भटूरे बेचने वाले से हुई है। ऐसी क्या मजबूरी रही कि इनको कोई दूसरा लड़का नहीं मिला? लेकिन कुछ ही दिनों में इस शादी के चर्चे पूरी दिल्ली में मशहूर हो गए। नारंग खानदान के पास उनके रिश्तेदारों के फोन का तांता लग चुका था। तभी दृष्टि की माँ सिमी के घर आई उसकी चचेरी बहन। तो दृष्टि, क्या वेडिंग गिफ्ट मिला तुझे तेरे हस्बैंड से? मुझे तो मेरे हस्बैंड ने शादी वाले दिन डायमंड का सेट गिफ्ट दिया था। दृष्टि ये सुनकर शर्मिंदा हो गई और पास ही खड़ी उसकी माँ गुस्से से बोली, डायमंड का सेट? अरे इस लड़की की शादी के कपड़े तक हमने सिलवाए हैं और अब यह हमारे ही घर पर रहेगा। ओह माय गॉड दृष्टि, ये तुमने क्या डिसीजन ले लिया? तुम्हें अपने स्टेटस के लड़के से शादी करनी चाहिए थी।
कहाँ तुम इस गंवार सड़क छाप लड़के को उठा लाई जिसकी औकात तुम्हें एक अंगूठी देने की भी नहीं है। ये सुनते ही दृष्टि की आंखों में आंसू आ गए और शिवम का भी सर शर्मिंदगी से झुक गया। शादी का फंक्शन खत्म होते ही दृष्टि और शिवम सुहाग रात के लिए अपने कमरे में पहुंचे। मैं जानता हूँ दृष्टि की तुम्हारे और मेरे स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। मैं एक गरीब लड़का हूँ और तुम इतने बड़े खानदान से हो, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा देना चाहता हूँ जिसकी कीमत मेरी नजर में अनमोल है। ये मेरी माँ की अंगूठी है और यही उनकी आखिरी निशानी भी थी। शिवम ने वो अंगूठी जैसे ही दृष्टि को दी, पल भर के लिए दृष्टि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन तभी वो शिवम से बोली, इस खूबसूरत अंगूठी के लिए थैंक यू शिवम, लेकिन ये शादी मेरे लिए सिर्फ नाम की शादी है जो मैंने मेरे दादाजी के कहने पर की, इसलिए हम अलग कमरों में रहेंगे। इतना कहते ही दृष्टि वहाँ से अंगूठी लेकर चली गई। क्या दृष्टि की नजर में वाकई शिवम की कोई वैल्यू नहीं थी? अगर ऐसा था तो फिर दृष्टि ने वो अंगूठी क्यों एक्सेप्ट की? क्या वो शिवम को पसंद करने लगी थी? जहाँ दृष्टि के अंदर एक तूफान चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ ये खबर दिल्ली के हर अखबार में छप चुकी थी कि मशहूर नारंग परिवार की बेटी ने एक सड़क छाप छोले भटूरे वाले से शादी की। सिमी, ये न्यूज में क्या आ रहा है? जैसे ही मैंने न्यूज सुनी मैं तो फौरन मिलने आ गई। क्या तूने सच में उस छोले भटूरे वाले से दृष्टि की शादी कर दी? हाँ रोही, हमारी तो किस्मत ही फूटी है। कहाँ हम सोच रहे थे कि दृष्टि के लिए हम हीरा लाएंगे और मिला हमें ये कोयला। लेकिन मैंने सुना है कि शिवम ने सुहागरात पर एक महंगी हीरे की अंगूठी भी गिफ्ट की है। छोले भटूरे वाले के पास इतना पैसा कहाँ से आया? अरे यही सोचकर तो मैं हैरान हो गई। तभी मैंने वो अंगूठी फौरन अमिताभ नारंग भाई साहब के पास भिजवाई जो जेम स्टोन एक्सपर्ट हैं, और उन्होंने देखते ही कह दिया कि ये अंगूठी में लगा पत्थर कोई हीरा वीरा नहीं बल्कि एक मामूली पत्थर है। तभी अचानक से शिवम रूही और सिमी के सामने आ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। हम औरतों की छुप छुप बातें सुनते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं जानता हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन इस तरह से सरेआम आपको मेरा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, खास तौर पर मेरी माँ की दी हुई उस अंगूठी का जो मेरी जान से भी बढ़कर है। ठीक है, मैं कल वो अंगूठी तुम्हारे मुंह पर मार दूंगी। कल क्यों, अभी बुलाती हूँ ना दृष्टि को। दृष्टि कहाँ हो? क्या हुआ मम्मी? ये शिवम उस 10 रुपए की अंगूठी के लिए मुझसे बहस कर रहा है। इसी वक्त वापस करो इसे वो अंगूठी। लेकिन मम्मी आखिर हुआ क्या है? तभी दृष्टि को आया अमिताभ नारंग अंकल का कॉल। दृष्टि, सच सच बताओ, ये अंगूठी तुम्हें किसने दी और क्या वो आदमी तुम्हारे कांटेक्ट में है? तुम मुझे उससे मिला सकती हो क्या? क्या हुआ अमिताभ अंकल, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? साफ साफ बताइए क्या बात है। दृष्टि, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। वो अंगूठी में कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि अंगूठी में लगा स्टोन इतना चमत्कारी है कि वो समय के रुख को भी मोड़ सकता है, और इस अंगूठी को जिसे कंट्रोल करना आता है वो इस दुनिया में राज कर सकता है। जिसने भी तुम्हें ये अंगूठी दी है वो साधारण इंसान नहीं हो सकता। अंकल आप ठीक है ना? क्या नाप शनाप कुछ भी बोले जा रहे हैं? दृष्टि, मुझे ये बात हमारे कुल गुरु महान तांत्रिक भैरवनाथ से पता चली है, जो कि तंत्र विद्या के भी बहुत बड़े जानकार हैं। पर ये अंगूठी तो मुझे शिवम ने दी थी और उसने कहा था कि ये अंगूठी उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। क्या बात कर रही हो? लेकिन शिवम के पास ये अद्भुत अंगूठी कहाँ से आई? इसमें लगा पत्थर तो, हे भगवान! अमिताभ अंकल को उस अंगूठी में एक ऐसा निशान दिखाई दिया जिसे उन्हें आज तक कुछ याद आया। कहीं ये वही अंगूठी तो नहीं जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ? अमिताभ अंकल ने फौरन अपना फोन उठाया और बोले, जिस चीज को आप इतने सालों से ढूंढ रहे थे, मैं जानता हूँ कि वो आपको कहाँ मिलेगी। अमिताभ अंकल ने वो कॉल आखिर किसको किया था? कौन था जो उस अंगूठी को इतने सालों से ढूंढ रहा था? क्या उस अंगूठी के पीछे कोई साजिश रची जा चुकी थी? वहीं जैसे ही शिवम तक ये बात पहुंची, वो गुस्से से तिलमिला उठा। मैं अपनी माँ की बेइज्जती नहीं सह सकता, और वो अंगूठी मैंने दृष्टि को दी थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे किसी और को दे दिया। वो अंगूठी मुझे किसी भी कीमत पर वापस लेनी होगी। तभी दृष्टि वापस आई शिवम के पास और उसे अंगूठी देते हुए बोली, इसे अपने पास ही रखो, नहीं तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। लेकिन शिवम, इसमें ऐसा क्या है जो आज पहली बार तुम मेरी माँ पर गुस्सा हो गए? एक दिन मैं तुम्हें सब बताऊंगा दृष्टि। अंगूठी वापस करने के लिए थैंक्स। अंगूठी देखते ही शिवम को अपनी माँ की याद आने लगी और वो उनकी तस्वीर को सीने से लगाकर रोने लगा। तुम्हारी बहुत याद आती है माँ, काश तुम आज जिंदा होती। शिवम अपनी माँ की यादों में खोया हुआ ही था कि तभी आई एक जोरदार चिल्लाने की आवाज। कहाँ मर गया निकम्मे शिवम? खाना बना दिया और अब परोसेगा कौन? कहीं अंगूठी से चिपक तो नहीं गया? घर में और भी काम पड़े हैं। दृष्टि के दादाजी के अलावा पूरे नारंग परिवार में ये बात कोई नहीं जानता था कि शिवम का ताल्लुक शाह परिवार जैसे अमीर खानदान से था। शिवम नारंग परिवार की नजरों में गरीब था, इसी वजह से उसकी कहीं भी इज्जत नहीं थी। जैसे ही शिवम ने खाने को टेबल पर लगाया, सिमी चिल्लाते हुए बोली,
खाना तो लगा दिया है, लेकिन अगर बर्तन धोए बिना सोया तो कल सुबह अपना बोरिया बिस्तर पैक करके यहाँ से दफा हो जाना। शिवम ने सिमी की बात पर हाँ कहा। मैं बर्तन धोकर सोऊंगा मम्मी जी, आप नाराज मत होइए। शिवम जब देर रात में बर्तन धो रहा था तभी उससे अचानक से रात के अंधेरे में कुछ काली परछाइयों के अपने घर में चुपचाप घुसने की आहट सुनाई दी। शिवम धीमी आवाज में खुद से बोला, लगता घर में कोई चुपचाप से घुसने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि शिवम कुछ समझ पाता कि तभी ड्राइंग रूम में उसके सामने आए 3 लोग जिनके हाथों में बंदूकें थीं और वो शिवम की तरफ बढ़े। कौन हो तुम लोग? इससे पहले कि शिवम को कोई जवाब मिल पाता तभी वो तीनों शिवम के ऊपर टूट पड़े। लेकिन इससे पहले कि वो शिवम को नुकसान पहुंचा पाते, शिवम के अंदर न जाने कहां से बिजली की तेजी आई। वो फौरन हवा में उछला और अपने दोनों हाथ उन दोनों लोगों पर रखे। वो दोनों गुंडे पल भर में जलकर राख हो गए, लेकिन जो आखिरी वाला बचा आदमी था, शिवम ने उसे जैसे ही पकड़ा। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं सब सच बता दूंगा। मुझे बस यहाँ भावेश शाह ने भेजा था। वो बोले कि शिवम के पास उनकी एक कीमती अंगूठी है, उसे चोरी करके ले आना, और अगर कोई बीच में बोले तो उसे मार डालना, लेकिन अंगूठी लेकर ही आना। ये सुनते ही शिवम चौंक पड़ा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पापा भावेश की नजर इतने सालों बाद भी उस अंगूठी पर थी और वो उसे पाने के लिए किसी का भी कत्ल करवा सकते थे। अगर तुमने भावेश शाह का नाम न लिया होता तो मैं तुम्हें भी राख बना देता, लेकिन अब तुम वापस जाओ और उनसे कहना कि शिवम मिला था और वो अपनी माँ की आखिरी निशानी को कभी जिंदगी में उन्हें वापस नहीं देगा। जैसे ही वो आदमी वहां से गया, शिवम गुस्से में उबलने लगा और खुद को शांत रखने के लिए वो तपस्या में बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी अचानक से उसके आसपास हलचल होने लगी और उसे दिखाई दी एक रोशनी की किरण जो सीधे आकर उसके शरीर में समा गई। क्या मैंने वो शक्तियाँ पाली? जहाँ एक तरफ शिवम की आंखों में चमक थी, वहीं भावेश शाह के गुंडे ने जब उसे पूरी बात बताई तो भावेश शाह ने गुस्से में हाथ में लिया हुआ ड्रिंक का ग्लास जमीन पर दे मारा। काश मैं उस कमीने को बचपन में ही गोली मार देता तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। ये होता है दूसरे का खून। ठीक है, उसे लगता है कि उसने मेरे 2 आदमियों को धोखे से मार डाला, लेकिन मैं जानता हूं कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। तभी अगली सुबह दृष्टि के फोन की घंटी बजी और दृष्टि को आई अमिताभ अंकल की आवाज। दृष्टि बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। शिवम वैसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो। मतलब मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये बात फोन पर नहीं बता सकता। जितना जल्दी हो सके मेरे घर आ जाओ। ये सुनते ही दृष्टि अमिताभ अंकल के घर के लिए निकल पड़ी और कुछ देर बाद शिवम अपने छोले कुलचे की फूड ट्रक की तरफ। छोले कुलचे ले लो, छोले कुलचे। अगर यहाँ छोले कुलचे न खाए तो फिर इस दुनिया में क्यों आए? तभी उसके सामने अचानक से एक काले रंग की बड़ी सी वैन आकर रुकी, जिसमें से निकले 4-5 हट्टे कट्टे आदमी। लेकिन जैसे ही आखिर में भावेश शाह उतरा, उसे देखकर शिवम के होश उड़ गए। कैसे हो शिवम? मुझे जिंदा देखकर शायद आप खुश नहीं लग रहे। मैं जानता था कि आपके आदमियों के मरने के बाद मेरे पास जरूर आएंगे, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस अंगूठी को हासिल करने के लिए आप पागल हो रहे हैं, वो मेरी माँ की आखिरी निशानी, और वो मैं किसी भी हाल में आपको देने वाला नहीं हूँ। ये सुनते ही भावेश शाह जोर जोर से हंसा और बोला, बड़े लोग अक्सर कहते थे कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली कभी कभी टेढ़ी भी कर लेनी चाहिए। मुझे मालूम है कि तुम मुझे वो अंगूठी इतनी आसानी से नहीं दोगे। जग्गी, वैन का दरवाजा खोलो। भावेश का ऑर्डर सुनकर उसके आदमियों ने जैसे ही उस बड़ी सी काली वैन का दरवाजा खोला तो सबसे पहले उसमें से उतरे दृष्टि के अमिताभ अंकल। और फिर जैसे ही शिवम की नजर वैन की दूसरी सीट पर गई तो उसने देखा उस पर दृष्टि थी। लेकिन जो हालत उसने दृष्टि की देखी, उसे देखकर शिवम के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। कैसा लगा? आखिर बाप बाप होता है शिवम। अब या तो अंगूठी दे दो या फिर दृष्टि को बचा लो। क्या चुनोगे तुम? दृष्टि को उस हालत में देख शिवम सहम गया। तभी उसने अपने आप को संभालते हुए दृष्टि को कार से बाहर निकाला और अपने साथ घर लेकर गया। यहाँ शिवम का पिता जानता था कि वो शिवम को सिर्फ डरा सकता है, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि अगर उसने दृष्टि को कुछ भी किया तो ऐसा तूफान आएगा कि उसमें सब कुछ बर्बाद होगा। अब शिवम दृष्टि को एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं रख सकता था और इसीलिए उसे दृष्टि के लिए जरा भी बेचैनी होती तो वो सीधे उसके पास पहुंच जाता। और उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ। कैसा पति दृष्टि? वो पति जिसे आज तक तूने अपने आप को छूने भी नहीं दिया। सोनिया, जुबान संभाल कर बोलो, ये मेरा पर्सनल मैटर है।
तो तुम भी कान खोलकर सुन लो। ये शिवम तुम्हारा लो स्टैंडर्ड छोले कुलचे बेचने वाला पति हमारे साथ उस पार्टी में नहीं चल सकता। तान्या की ये बात दृष्टि के सीने में खंजर की तरह लगी और उसकी आंखें भर आईं। वो कुछ बोलती उससे पहले उसका भाई करण आ जाता है। अरे क्या हुआ? लगता है मेरे फटीचर जीजू ने फिर कुछ कर दिया। जीजा जी, कितनी बार कहा है आपको कि अपनी ये 2 कौड़ी की बुद्धि से केवल घर का पोछा लगाया करें। उसके बाहर के काम आपकी औकात के बाहर हैं। अपने पति की बेइज्जती सुनकर दृष्टि करण पर बरस पड़ती है। करण, ये क्या बदतमीजी है? शिवम पति है मेरा। पति नहीं, नौकर है, और वो भी तेरा नहीं बल्कि हम सबका। अब अपना नाटक बंद कर और चल जल्दी, हम वैसे भी बहुत लेट हो रहे हैं। तान्या के इतना कहते ही शिवम उससे बोलता है, ठीक है तान्या, मैं जानता हूँ मेरी वजह से वहाँ तुम्हें और दृष्टि को शर्मिंदा होना पड़ सकता है, इसलिए मैं बाहर वहीं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना तुम्हें? शिवम की ये बात दृष्टि की माँ सिमी सुन लेती है। सिमी शिवम का कॉलर पकड़ लेती है। क्या क्या कहा तूने? मेरी बेटी को छोड़ने जाएगा तू? अरे फकीर कहीं के, तुझसे भीगे कपड़े तो हमारे घर का ड्राइवर पहनता है और तू मेरी बेटी को छोड़ने जाएगा? माँ, ये क्या कह रही हो आप? छोड़ो उसे। तू चुप कर दृष्टि, ये यही रहेगा और कल सारे कपड़े धोएगा। तान्या, तू दृष्टि को लेकर जा, मैं भी देखती हूँ ये कामचोर यहाँ से कैसे हिलता है। सिमी तान्या और दृष्टि को ड्राइवर के साथ पार्टी में भेज देती है। थोड़ी देर बाद दृष्टि की कार कनॉट प्लेस के एक क्लब के आगे रुकती है। ड्राइवर, कान खोलकर सुन लो, हम आज रात लेट भी हो सकते हैं, तो प्लीज हमें बार बार फोन करके डिस्टर्ब मत करना। लेट क्यों तान्या? क्योंकि हम यहाँ ओब्रॉयज के साथ बिजनेस रिलेशन बनाने भी आए हैं उनकी इस पार्टी में। ये बोल तान्या दृष्टि को अपने साथ क्लब में लेकर चली गई। वहीं दृष्टि के चेहरे पर अभी भी शर्मिंदगी के अलावा कोई भाव नहीं थे। दृष्टि भले ही यहाँ हो, मगर उसके मन में अभी भी शिवम के साथ आज हुई जिल्लत वाली हरकत चल रही थी। मगर ये सब शिवम के साथ आज पहली बार नहीं हुआ था, बल्कि दृष्टि से शादी के बाद वो हर रोज जलील होता था। कोई उसे बीवी के टुकड़ों पर पलने वाला कहता था, तो कोई इसे भिखारी और न जाने क्या क्या कहता था। मगर दृष्टि के परिवार से इतना जलील होने के बाद भी शिवम ये रिश्ता क्यों निभा रहा था, ये राज आज तक कोई नहीं जान सका। जैसे ही दृष्टि और तान्या क्लब में दाखिल हुए, अंदर का नजारा देखकर दोनों के होश उड़ गए। इस पार्टी में सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अमीर घरानों के लोग पहुंचे थे। ये देख तान्या ने दृष्टि से कहा, दृष्टि, देख रही है ना, अगर शिवम यहाँ होता तो कितनी बेइज्जती होती। अच्छा हुआ कि वो यहाँ नहीं आया। कम से कम अब तो उसका पीछा छोड़ दो तान्या, वो यहाँ है भी नहीं। दृष्टि और तान्या की बात चल ही रही थी कि तभी वहाँ एक 27 साल का 6 फुट लंबा हैंडसम लड़का हाथ में ड्रिंक का ग्लास लिए दृष्टि के पास आया। हे ब्यूटीफुल, आई एम दक्ष ओबेरॉय। हाय, आई एम दृष्टि नारंग। आप काफी खूबसूरत हैं। जब से आप आई हैं किसी की भी नजर आपसे हटने का नाम ही नहीं ले रही। थैंक यू। दक्ष को दृष्टि से बात करता देख तान्या जल रही थी, क्योंकि पार्टी में मौजूद हर इंसान बस दृष्टि को ही देख रहा था। उसने आज व्हाइट ड्रेस पहनी थी जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। ये देख तान्या ने मन ही मन कहा, हर जगह अटेंशन का सेंटर बनने में बड़ा मजा आता है ना तुझे। अब देख, तेरी इस सुंदरता पर मैं कैसे दाग लगाती हूँ। दक्ष को मैं बचपन से चाहती हूँ और आज यहाँ भी उसी के लिए आई थी, मगर दृष्टि, तूने सब बर्बाद कर दिया। तभी तान्या ने बगल से जा रहे वेटर के रास्ते में अपना पैर अड़ा दिया, जिससे वो दृष्टि के ऊपर गिर गया और वेटर के हाथ से सारे ड्रिंक्स दृष्टि की ड्रेस पर गिर गए। सॉरी मैम, सॉरी, गलती से हो गया। इट्स ओके, कोई बात नहीं। तभी तान्या उस वेटर पर जोर से चिल्लाई, बेवकूफ, क्या किया तुमने? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैडम से दोबारा माफी मांगो। दक्ष और तान्या उस वेटर पर बुरी तरह से चढ़ चुके थे। तभी दृष्टि ने उन्हें शांत कराते हुए कहा, गाइस शांत हो जाओ, मैं वॉशरूम जाकर इसे साफ कर लूंगी और वेटर तुम जाओ। थैंक यू मैम। ये बोलकर दृष्टि वॉशरूम चली गई। वहीं घर में काम कर रहा शिवम अचानक अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसकी आंखों के सामने कुछ तस्वीरें दिखाई देने लगती हैं, जिन्हें देखकर वो चौंक जाता है। नहीं, मुझे कुछ करना होगा जल्दी। दृष्टि सुरक्षित नहीं है, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है। शिवम को ऐसे बड़बड़ाते देख करण कुछ समझ नहीं पाता। अबे ओ कामचोर, किससे बड़बड़ा रहा है अकेले में? सस्ती वाली पी थी क्या आज दिन में? शिवम झटके से अपनी आंखें खोलकर भागने लगता है। तभी करण उसे पकड़ लेता है। अबे कहाँ जा रहा है साले, काम छोड़कर? शिवम की आंखों में इस वक्त गुस्सा भरा होता है। वो करण के सिर पर जोरदार प्रहार करता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर शिवम दृष्टि के नाइट क्लब की ओर भागने लगता है। दृष्टि, दृष्टि, दृष्टि! पता नहीं शिवम के अंदर क्या चल रहा है, वो दृष्टि का नाम लेते हुए भागा जा रहा है। आखिरकार शिवम क्लब के सामने पहुंच जाता है। वो जैसे ही अंदर घुसने की कोशिश करता है, तभी बाहर खड़े गार्ड उसे रोक लेते हैं।
अरे ओ भिखारी, ये कोई मंदिर है क्या जो ऐसे ही घुसा आ रहा है? चल बाहर निकल, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। देख, मुझे शांति से जाने दे, मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है। टाइम बर्बाद मत कर, बाहर निकल यहाँ से। तभी शिवम ने अपने पर्स से कार्ड निकाला और उसे गार्ड को दिखाया। उसे देखकर गार्ड चौंक गया। सुप्रीम कार्ड, ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? ये कार्ड तो सिर्फ 3 लोगों के पास है पूरे इंडिया में। कहाँ से चुराया है ये? जल्दी बोल वरना मैनेजर को बुलाना पड़ेगा। ये मेरा कार्ड है। गार्ड और शिवम की बहस सुनकर तभी क्लब का मैनेजर आ जाता है और जैसे ही उसने शिवम और उस कार्ड को देखा वो हैरान हो गया। सॉरी सर, ये लोग आपको पहचान नहीं पाए। इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आखिर ये सुप्रीम कार्ड शिवम के पास कहाँ से आया? क्या सच में ये उसका ही कार्ड था? शिवम दृष्टि को ढूंढ ही रहा था, तभी तान्या की नजर उस पर पड़ गई और उसने गुस्से से कहा, मना किया था ना तुम्हें यहाँ आने के लिए, फिर क्यों आए? दृष्टि कहाँ है तान्या? पहले मेरे इस सवाल का जवाब दो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ऐसे बात करोगे? जाओ तुम और तुम्हारी दृष्टि, मैं घर जा रही हूँ। वही दृष्टि वॉशरूम में अपनी ड्रेस ठीक कर रही थी। तभी 5 लड़के बिना सोचे समझे लेडीज वॉशरूम में घुस आए। उनकी आंखों में शरारत और इरादे खतरनाक थे। दृष्टि को देखते ही उन्होंने भद्दे कमेंट्स करना शुरू कर दिया। अरे वाह, यहाँ तो हुस्न का मेला लगा है। इतनी खूबसूरत लड़की, चलो इससे थोड़ी मस्ती करते हैं। दृष्टि की आंखों में डर साफ दिखने लगा। वो घबराई और चीखने लगी, बचाओ, कोई है प्लीज, मुझे बचाओ। लेकिन वहाँ कोई उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। वो गुंडे दृष्टि के और ज्यादा करीब आ गए। तभी ये गुंडा दृष्टि की तरफ बढ़ा और उसने दृष्टि की बाह पकड़ ली। आइए मैडम, अब तो हमारी बारी है। जैसे ही वो गुंडा दृष्टि को छूने वाला था, अचानक दरवाजा जोर से टूटा और शिवम अंदर आ गया। ये कौन है? शिवम की आंखों में गुस्सा था और हाथों में ताकत। बिना किसी देरी के शिवम ने उन गुंडों पर हमला बोल दिया। अरे संभालो इसे। शिवम की रफ्तार और ताकत इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे उसमें 1000 लोगों की शक्तियां आ गई। उसकी आंखों का रंग बिल्कुल नीला हो गया था और वो उन गुंडों को माचिस की तीलियों की तरह गिरा रहा था। कुछ ही सेकंड में सभी गुंडे जमीन पर ढेर हो गए। तभी एक गुंडे ने शिवम से कहा, तू सोच रहा है कि तुझे कोई रोक नहीं सकता? अब वो आएगा जिसके सामने तू क्या कोई नहीं टिक पाया। तूने बड़ी गलती कर दी है। वो गुंडा जल्दी से अपने बॉस को कॉल करने लगा। शिवम ने उसे नजरअंदाज किया और दृष्टि की तरफ बढ़ा। शिवम। दृष्टि ने शिवम को देखते ही राहत की सांस ली और दौड़कर उसके गले लग गई। अब मैं हूं ना, डरने की जरूरत नहीं। वो दोनों वहां से बाहर निकले और जैसे ही हॉल में पहुंचे, बाहर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। ये कौन है शिवम? 40 से ज्यादा गुंडे रोल्स रॉयस कारों से उतरे और उनके हाथों में हथियार थे। क्लब के बाहर का पूरा माहौल डरावना हो गया था। ये देख वहाँ खड़े लोगों के पसीने छूटने लगे। तभी उन गुंडों के बॉस की नजर शिवम पर पड़ी और वो शिवम को देखते ही तुरंत उसके पैरों पर गिर गया। शिवम के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने वाले उस गुंडे को देख वहाँ मौजूद सारे लोगों के होश उड़ गए, पर सबसे ज्यादा नारंग परिवार के लोग सदमे में थे। करण और तान्या को अभी जो उनकी आंखों के सामने हुआ, उसे देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि सच में ये अपना शिवम है। शिवम उस रात दृष्टि को लेकर घर गया था। कल दृष्टि का बर्थडे था और उसके बर्थडे के दिन पता नहीं क्यों नारंग परिवार और दृष्टि शिवम से तलाक मांगने लगे, पर उन्हें कहाँ पता था कि जिस लड़के से वो पीछा छुड़ाना चाहते हैं वो कुछ ऐसा करने वाला था जो सबके होश उड़ा देने वाला था। दृष्टि, तुम बर्थडे गिफ्ट में मुझसे तलाक मांग रही हो? ये कैसा बर्थडे गिफ्ट है? मैं ये नहीं दे सकता तुम्हें। शिवम, आज तक तुमने मुझे सिर्फ कागज के फूल ही तो तोहफे में दिए हैं, लेकिन आज मुझे इन तलाक के कागज पर तुम्हारा सिग्नेचर गिफ्ट में चाहिए। अरे निठल्ले, तूने सुना नहीं दृष्टि ने जो कहा? अब देर न कर और इन पेपर्स पर साइन कर दे। तेरा ये साइन ही दृष्टि के लिए अब तक का सबसे बड़ा तोहफा होगा। आज बर्थडे तो दृष्टि का है, पर सबकी नजरें शिवम पर गड़ी हुई थी। दृष्टि की माँ और उसके बाकी घर वाले सब के सब शिवम को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे कि तभी देख, डाइवोर्स पेपर्स पर साइन करवाने के हमें और तरीके भी आते हैं। हमें मजबूर न कर भिखमंगे कहेंगे। और वैसे भी जब से तू हमारे परिवार में घर जमाई बनकर आया है, तब से शनि की 7.5 हमारे परिवार पर लग गई है। तेरे मनहूस कदम घर में पड़ते ही हमारा घर कंपनी नीलाम होने के कगार पर आ गया है। कहाँ दृष्टि पूर्णिमा का चांद थी, लेकिन जब से तू उसका पति बना, उसके ऊपर तो जैसे ग्रहण लग गया है। शिवम, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, बस अब पीछा छोड़ो मेरा। मैं तुम्हारा बोझ अब और नहीं उठा सकती, क्योंकि तुम मेरे लिए अनलकी हो। दृष्टि की ये बात शिवम के दिल पर खंजर की तरह लग जाती है और उसकी आंखें भर आती है। जब से उसकी शादी रईसजादी दृष्टि से हुई थी, उसी दिन से शिवम को गरीब होने की वजह से ताने सुनने पड़ते थे। लेकिन अगर दृष्टि इतनी रईस थी, तो उसने शिवम जैसे गरीब छोले भटूरे बेचने वाले से जबरन शादी क्यों की होगी? वो लोग शिवम को बेइज्जत कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर वकील साहब आ जाते हैं।
हेलो दृष्टि जी, आपकी अर्जी खारिज हो गई है। अब आपकी प्रॉपर्टीज को नीलाम होने से कोई नहीं बचा सकता। वकील साहब प्लीज आप हमें बैंक की तरफ से थोड़ी और मोहलत दिलवा दीजिए। मुझे बहुत जल्द अरेबियन इन्वेस्टर मीट में एंट्री मिलने वाली है, फिर मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी। दृष्टि जी, सपने अच्छे देख लेती हैं आप। क्या आपको सच में लगता है कि आपकी कंपनी की जो पोजीशन है उसके बाद आपको अरेबियन इन्वेस्टर मीट में जाने का मौका मिलेगा? क्या दृष्टि जी, ऐसे मौके पर तो मैंने आपसे होशियारी की उम्मीद की थी। वकील साहब तो बोलिए ना, क्या करूं मैं अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अरे दृष्टि जी, अब मैं अपने मुंह से क्या ही बोलूं। वैसे तो अब आपका सब कुछ नीलाम ही हो चला है, लेकिन आप तो ब्यूटी विद ब्रेन्स हैं। सोचिए ऐसा क्या है आपके पास जो अभी भी ये सारी प्रॉपर्टी बिकने से रोक सकता है? सोचिए तो। वकील की बात सुनकर दृष्टि सोच में पड़ जाती है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो बोले तो क्या बोले, लेकिन तभी वो बिना सोचे समझे ही बोल पड़ी। अपनी कंपनी को बचाने के लिए मैं अपने आप को भी बेच सकती हूँ। आप भी शायद इशारों में यही तो करने को बोल रहे थे ना? दृष्टि की बात सुनकर वहाँ शिवम आ जाता है और बोलता है, क्या दृष्टि, क्या बोल रही हो? और तू साले मेरी बीवी से ऐसी डील करेगा? निकल यहाँ से, समझा? गुस्से में पागल शिवम वकील का कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन तभी दृष्टि का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। शिवम छोड़ो नहीं, और तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे बीवी बोलने की? तुमसे मेरा तलाक होने वाला है, समझे? और तुम मुझे नहीं बताओगे कि मुझे क्या करना है? दृष्टि, तुम चाहे जो भी समझो, पर मुझे तुम्हारी परवाह है। और तुम परेशान ना हो, अरेबियन इन्वेस्टर मीट में एंट्री मैं तुम्हें दिलवाऊंगा। बोलो, तब तो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी ना? ओह गॉड, एक छोले भटूरे वाला वर्ल्ड की इतनी बड़ी बिजनेस मीट में आपको एंट्री दिलाएगा? दृष्टि जी, जिसकी जेब में एक चवन्नी नहीं, वो अरेबियन मीट से आपको फंडिंग दिलाने वाला है। व्हाट अ जोक। ऐसे मुश्किल समय में शिवम का इस तरह की बातें करना दृष्टि को और भी गुस्सा दिला रहा था, और तभी वो चिल्लाते हुए बोलती है, शिवम अपनी बकवास बंद करो, समझे? तुम्हें पता भी है कि अरेबियन मीट के इन्वेस्टर कौन है? हाँ, तुम जानते भी हो। निकल जाओ यहाँ से और मेरा मूड मत खराब करो। मम्मी सही कहती हैं, तुम मेरी लाइफ का सबसे बड़ा बैड लक हो। दृष्टि की बात सुनकर शिवम मन ही मन बोलता है, दृष्टि, मैं तुम्हारी लाइफ का गुड लक हूँ, और जिस दिन तुम्हारे सामने मेरी असलियत आएगी ना, तुम खुशी खुशी मेरे गले लगोगी। लेकिन अब देखो मैं क्या करता हूँ। शिवम इतना कह ही रहा होता है कि तभी उसके फोन पर एक कॉल आ जाता है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक ऊर्जावान मुस्कान आ जाती है, और फोन उठाते ही, हेलो शिवम सर, हमने पता लगा लिया है, अरेबियन इन्वेस्टर मीट के सीईओ मिस्टर वांगडू आज के वर्ल्ड कप मैच में शामिल हो रहे हैं। अब बोलिए तो आपकी मीटिंग फिक्स करा दूं उनके साथ? नहीं मैनेजर, मेरी असलियत अभी किसी के सामने भी नहीं आनी चाहिए। मैं कौन हूँ ये राज अभी नहीं खुल सकता, इसीलिए ये मैटर मैं खुद हैंडल करूंगा। आखिर शिवम जैसे गरीब को कोई सर क्यों बोल रहा था, और ये शिवम थोड़ी देर पहले किस असलियत की बात कर रहा था? क्या वो कुछ राज छिपा रहा था? खैर, इतना कहने के बाद शिवम वहाँ से निकल जाता है। अरे फटीचर, ये स्टेडियम है तेरा घर नहीं कि मुंह उठाकर चले आए। अंदर कहाँ चला जा रहा है? भाई साहब, मुझे अंदर जाने दीजिए। मुझे अरेबियन इन्वेस्टर मीट के हेड मिस्टर वांगडू से बहुत जरूरी बात करनी है। अबे भिखारी, तेरे कपड़े फटे हुए, चप्पल में छेद हो रखा है, और तू कह रहा है कि तुझे मिस्टर वांगडू से मिलना है? अरे कभी सपने में भी देखा है इतना बड़ा आदमी? उनके घर में शौचालय साफ करने वाला नौकर भी तुझसे ज्यादा अच्छे कपड़े पहनता है। वो तो जैसे आदमी के मुंह पर थूकेंगे भी नहीं। मेरे यकीन करो, मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है। प्लीज मुझे अंदर जाने दो। अब चला जा यहाँ से, वरना मार मार के मुंह सुझा दूंगा। चल भाग। इतना कहकर वो सिक्योरिटी गार्ड शिवम को भगाकर बाकी लोगों की एंट्री करने लगता है, लेकिन तभी शिवम उससे छिपकर पीछे के गेट से फांदकर स्टेडियम में घुस जाता है। अब मुझे फौरन मिस्टर वांगडू से जाकर मिल लेना चाहिए, इससे पहले कोई मुझे देख ले। देखते ही देखते शिवम उस रूम के अंदर पहुंच जाता है जहां मिस्टर वांगडू बैठे होते हैं, और उनके साथ उनके पार्टनर भी बैठे होते हैं। अरे कौन है तू, और अंदर कहाँ चला रहा है? किससे मिलना तुझे? हेलो सर। सर प्लीज 2 मिनट मुझे मिस्टर वांगडू से मिलने दीजिए। व्हाट द हेल, यहाँ चल क्या रहा है? कैसी सिक्योरिटी है यहाँ की? कोई भी भिखारी चंदा मांगने घुस जाता है। अब क्या मैं ऐसे फटीचर लोगों से मिलने के लिए यहाँ आया हूँ? सर प्लीज शांत हो जाइए। मैं बस नारंग एम्पायर की तरफ से आपके सामने एक प्रपोजल लेकर आया हूँ। प्लीज अब एक बार हमारी कंपनी को भी अरेबियन इन्वेस्टर मीट में शामिल होने का मौका दे दीजिए। इट्स माय रिक्वेस्ट सर। अरे डूबता हुआ जहाज है तुम लोगों की कंपनी, और तुम हमारी इंटरनेशनल मीट में शामिल होने की बात कर रहे हो? मैं कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से, वरना पुलिस से इतना पिटवाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। सर प्लीज आप एक बार हमें मौका तो देकर देखिए। प्लीज एक बार बस ये प्रपोजल पढ़ लीजिए। शिवम उन लोगों के सामने गिड़गिड़ाया जा रहा था और उनको प्रपोजल पढ़ने के लिए प्रपोजल लेटर दे ही रहा था कि तभी वहाँ पर मिस्टर वांगडू का सेक्रेटरी आ जाता है और बोलता है, वांगडू सर, हरी अप,
मैच बस शुरू होने ही वाला है। सभी स्टार क्रिकेटर आपसे मिलने का ही वेट कर रहे हैं। सेक्रेटरी की बात सुनकर मिस्टर वांगडू उसके साथ जाने लगे। तभी शिवम मिस्टर वांगडू को पकड़ते हुए बोलता है, मिस्टर वांगडू प्लीज एक बार इस प्रपोजल को देखकर साइन कर दीजिए। इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। Believe me, तुम जैसे गरीबों की वजह से ही देश का नाम बदनाम होता है। तुमने मेरा बहुत समय बर्बाद किया है। जानता भी है बाहर कितना बड़ा मैच होने वाला है, सारा मूड खराब कर दिया। और इस प्रपोजल पर साइन चाहिए ना तुम्हें। इतना कहकर मिस्टर वांगडू शिवम से वो प्रपोजल लेते हैं और उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। नो सर नो। प्रपोजल के टुकड़े जमीन पर बिखरे देख और उनकी ऐसी बातें सुनकर शिवम अपना आपा खो देता है और शिवम फिर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, हाउ डेयर यू, तूने मेरा प्रपोजल कैसे फाड़ा? हाँ, लगता है अब मैं जो नहीं करना चाहता था वो करना ही पड़ेगा। वैसे तूने इस मैच पर बहुत फंडिंग की है ना, कितने लगाए हैं? 1000 करोड़ 2000 करोड़। अब देख अगले 10 मिनट में मैं तुझे कैसे बर्बाद करता हूँ। शिवम के इतना कहते ही वहाँ खड़े लोग शिवम पर जोर जोर से हंसने लगे। तभी अरेबियन इन्वेस्टर मीट के सीईओ मिस्टर वांगडू ने शिवम की बेइज्जती करते हुए कहा, तुझमें अकड़ बहुत है, मैं यही खड़ा, चल दिखा क्या कर सकता है। तभी शिवम गुस्से में तुरंत किसी को फोन लगाता है और कहता है, हेलो, मैं बोल रहा हूँ यंग मास्टर, अभी के अभी प्राइम स्टेडियम में होने वाले वर्ल्ड कप मैच को कैंसिल कराओ। मुझे अगले 10 मिनट में ये पूरा स्टेडियम भी खाली चाहिए। शिवम का फोन डिस्कनेक्ट होने के बाद मिस्टर वांगडू को हंसी आ जाती है, पर तभी स्टेडियम में अचानक एक अनाउंसमेंट होती है। यहाँ मौजूद सभी दर्शकों से निवेदन है कि आज के इस वर्ल्ड कप को किन्हीं जरूरी कारणों से कैंसिल किया जा रहा है। आप सभी को टिकट्स के पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन पर कांटेक्ट करें। ये अनाउंसमेंट सुनते ही मिस्टर वांगडू के होश उड़ गए और वो घबराकर स्टेडियम अथॉरिटी से पूछने लगे, मिस्टर, किससे पूछकर ये मैच कैंसिल किया? और वर्ल्ड कप मैच को कैंसिल करना कोई मजाक है क्या? मेरी परमिशन और नोटिस के बिना ये अनाउंसमेंट कैसे हुई? सर, हमें ऊपर से इमीडिएट ऑर्डर्स आए हैं मैच कैंसिल करने के लिए। आपको बात करनी है तो सीधा मिनिस्ट्री से बात करनी होगी। मिस्टर वांगडू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर तभी उन्होंने शिवम को देखा और उसने कहा, मैंने कहा था ना 10 मिनट के अंदर अंदर तुझे बर्बाद कर दूंगा। लेकिन तुम जैसा मामूली आदमी ऐसा कैसे कर सकता है? मैं इतना करोड़पति आदमी हूँ, लेकिन इतनी पावर मेरे पास भी नहीं कि मैच कैंसिल करवा पाऊँ। और ये मैच कैंसिल करने के लिए तो खुद पीएम के ऑर्डर चाहिए होते हैं। पर तूने एक कॉल में ये मैच कैंसिल करवा दिया, कैसे? अभी तो बस तेरी फंडिंग बर्बाद हुई है, पर तूने जो फ्रॉड करके इंडिया में स्विस बैंक में जो पैसा जमा किया है उसके लिए तुझे जेल भी करवा था। पर मुझे अभी इमरजेंसी है, इसीलिए अभी के अभी तू खुद एक प्रपोजल बना और इन्वेस्टर मीट में दृष्टि नारंग को मेन क्लाइंट के लिए इनवाइट कर, वरना हाथ में कटोरा दिलवाकर तुझसे भीख मंगवाऊंगा। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर 12 बज गए थे कि आखिर एक मामूली आदमी ने एक कॉल से वर्ल्ड कप जैसा मैच कैसे कैंसिल करा दिया था। कि तभी वहाँ स्पोर्ट्स मिनिस्टर आ जाता है, जो शिवम को देख हक्का बक्का रह जाता है और बोलता है, शिवम सर, आप यहाँ? मेरा शक सही था, इतना बड़ा एक्शन आपके सिवा कोई और ले ही नहीं सकता। पर शिवम सर, हमसे गलती क्या हुई? आप 2 जूते मार लीजिए, पर नाराज मत होइए। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है मिस्टर, मेरा काम हो ही चला है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर को शिवम के सामने गिड़गिड़ाते देख वांगडू के पसीने छूट गए। वो जान गया कि शिवम कोई आम इंसान तो नहीं है। वहीं थोड़ी ही देर में शिवम के कहने पर उसने शिवम को भी वो प्रपोजल दे दिया और बोला, सर, क्या आप मुझे अपना पूरा नाम बता सकते हैं प्लीज? मिस्टर वांगडू के इस सवाल पर शिवम मुस्कुराया और बिना कुछ कहे वहाँ से निकल गया। देखते ही देखते आधे घंटे में शिवम घर पहुंच जाता है, लेकिन घर में दृष्टि के चचेरे भाई करण और वकीलों के झुंड को देखकर शिवम हैरान हो जाता है। करण दृष्टि का भाई तो था, लेकिन बस नाम का। असल में तो वो दृष्टि को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। कि तभी करण की नजर शिवम पर पड़ जाती है। अरे बहना दृष्टि, ये देखो तो तुम्हारा पालतू कुत्ता आ गया है सैर सपाटे से। अरे जीजे, तेरी बीवी रोड पर आने वाली है और तू मटर गश्ती कर रहा है। तू जानता भी है हम यहाँ क्यों आए हैं? करण की बात सुन और दृष्टि को रोता देख शिवम बोलता है, क्या हुआ दृष्टि? आखिर बात क्या है? अरे उससे क्या पूछ रहा है, मैं बता देता हूँ। दृष्टि की जो प्रॉपर्टीज कुछ दिनों में बिकने वाली थी, उसकी नीलामी कल ही है। तेरी बीवी अब तक इन्वेस्टर मीट से फंडिंग लाने को बोल रही थी, लेकिन अरेबियन इन्वेस्टर मीट में जाने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि अब कल के कल ही तुम सभी दाने दाने के मोहताज होने वाले हो। करण की बात सुनकर शिवम खुद से मन ही मन बोला, मतलब इन्वेस्टर मीट का ये प्रपोजल इस वक्त दृष्टि के किसी काम नहीं आने वाला। अब मुझे दूसरा पैतरा न चाहकर भी अपनाना होगा। खुद से ये बोलकर शिवम वकील के पास जाता है और बोलता है, क्या मैं जान सकता हूँ इन सारी प्रॉपर्टीज की कीमत क्या है? शिवम की बात सुनकर वहाँ खड़े वकील और करण जोर जोर से हंसने लगते हैं। अबे तू बेइज्जती कराने का इतना हुनर लाता कहाँ से है? वकील साहब से ऐसे पूछ रहा है जैसे कितना बड़ा अरबपति हो। अरे यार दृष्टि, क्या नमूना पति ढूंढा तूने। वैसे इस पूरी प्रॉपर्टी की कीमत 500 करोड़ है। तेरे पास इतने पैसे? क्या हुआ, सुनकर निकल गई हवा? इतना कहकर करण के चेहरे पर हंसते हंसते गुस्से के भाव आ गए और वो बोला, कान खोल के सुन लो तुम लोग, ये पूरा घर हमारे आने से पहले खाली कर देना,
वरना रोड पर तुम्हारा सारा सामान फेंकवा दूंगा। करण, तुम दृष्टि के चचेरे भाई होकर भी इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? छी, तुम्हारे जैसा भाई होने से अच्छा ना हो। अबे 2 कौड़ी के जेब में एक ढेला नहीं, अब ज्ञान दे रहा। हट सामने से, वरना आज और इसी वक्त तुम लोगों को धक्के मारकर यहाँ से निकाल दूंगा। करण की ये बात सुनकर सिमी डर जाती है और बोलती है, अरे फटीचर, काम बना नहीं सकता तो बिगाड़ भी मत, जा यहाँ से, समझा? अपनी सास की बात सुनकर शिवम कुछ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन दृष्टि के मायूस चेहरे पर नजर डालता है और उससे बोलता है, दृष्टि तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। शिवम दृष्टि को इतना कहकर घर से बाहर चला जाता है। रमेश, अब तुम जैसे फटीचर भी इस बैंक से पैसे निकालने आएंगे? शक्ल देखी है अपनी आईने में? एक्सक्यूज मी मैडम, मैं फटीचर नहीं हूँ, मुझे अपने पैसे निकालने हैं, मेरा अकाउंट है इस बैंक में। बैंक मैनेजर ने शिवम को ऊपर से नीचे तक देखा और न जाने क्यों उसके मन में शक पैदा हो गया। सभी की तरह बैंक मैनेजर भी शिवम को उसके हुलिये से जज करने लगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि आखिर देश के इतने बड़े बैंक में जहां अरबपतियों के खाते थे, वहां शिवम जैसे आदमी का अकाउंट कैसे हो सकता था? कि तभी बैंक मैनेजर बोली, अच्छा, कार्ड है तुम्हारे पास? नहीं नहीं, मेरे पास कार्ड नहीं है। बैंक मैनेजर शिवम का जवाब सुनकर चिल्ला गई और गुस्से में शिवम पर चिल्लाते हुए बोली, क्या बोला तुमने? यहाँ जनधन खाता नहीं खुलता है, समझे? कार्ड नहीं है तो क्या यहाँ अपनी शक्ल दिखाने आए थे? और आज के बाद अगर तुम इस बैंक के आसपास भी नजर आए तो अंदर करवा दूंगी। देखिए, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। मैंने बोला ना, ये मेरा अकाउंट है और मुझे अभी के अभी सीनियर मैनेजर से मिलना है। इससे पहले बैंक मैनेजर कुछ समझ पाती, शिवम दौड़कर सीनियर बैंक मैनेजर की कैबिन में घुस गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बैंक मैनेजर परेशान हो गई। उसे लग रहा था कि आज इस फटीचर की वजह से उसकी नौकरी गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब वो क्या करे। इधर कैबिन में, तुम अंदर कैसे आए? कौन हो तुम? सिक्योरिटी! सर, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा, मैंने दरवाजा लॉक कर दिया। वैसे भी आपका ये कैबिन साउंड प्रूफ है। वैसे मेरा अकाउंट आपके बैंक में है और मुझे मेरे पैसे निकालने हैं अभी के अभी। अबे भिखारी, तुझे पता है यहाँ से पैसे निकालने के लिए सुप्रीम कार्ड की जरूरत पड़ती है। सुप्रीम कार्ड देखा भी है तूने? कार्ड मेरे पास नहीं है। तो फिर हम तुम्हें कोई पैसा नहीं दे सकते। चलो अभी दरवाजा खोलो और दफा हो जाओ। पता नहीं क्या समझ रखा है तुमने इस बैंक को। यहाँ फटीचरों के अकाउंट नहीं होते। देखो, शांति से बोल रहा हूँ, मुझे अपना पैसा चाहिए। एक काम करो, तुम मेरा फिंगरप्रिंट ले लो, अभी पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। चलो जल्दी से फिंगरप्रिंट मशीन लगाओ। मैनेजर शिवम की बात सुनकर चौंक गया, क्योंकि इस बैंक के सिर्फ चुनिंदा ग्राहक ही फिंगरप्रिंट से पैसे निकालने के बारे में जानते थे। शिवम की बात सुनकर उसने फिंगरप्रिंट की मशीन आगे कर दी। देखो, चुपचाप यहाँ पर अंगूठा लगाओ, कोई चालाकी मत करना। इसके साथ ही मशीन पर रेड बल्ब जलने लगा और एक्सेस डिनाई हो गया। मैंने कहा था ना, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। अरे तुम जैसे गरीबों का अगर इस बैंक में अकाउंट खुलने लगा तो पूरा बैंक ही सड़क पर आ जाएगा। देखो सर, मैं गलत नहीं हूँ, ना ही मैं झूठ बोल रहा हूँ। मुझे एक बार फिर से ट्राई करने दो। सीनियर मैनेजर कुछ सोचकर एक बार फिर मशीन उसके सामने कर देता है। शिवम अपनी फटी पैंट में हाथ पहुंचकर दोबारा फिंगरप्रिंट देता है और इसके बाद मशीन पर जो नाम और अमाउंट लिख कर आता है, उसे देखकर सीनियर मैनेजर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माय गॉड, आप यहाँ? आखिर कौन है शिवम? क्यों उसका नाम और दौलत देखकर सीनियर मैनेजर के होश उड़ गए? अगर शिवम अमीर है तो वो गरीब बनकर क्यों रहता है? आखिर क्यों शिवम अपनी असली पहचान को छिपाना चाहता है? क्या वो दृष्टि को रोड पर आने से रोक लेगा? आखिर जिस शिवम के पास वर्ल्ड कप का मैच कैंसिल कराने की औकात थी, वो क्यों अपनी बीवी दृष्टि के टुकड़ों पर पलता था? वहीं दृष्टि ने जबरन क्यों की थी शिवम से शादी? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहिए शिवम द हिडन वॉरियर, ओनली ऑन पॉकेट FM, वो भी बिल्कुल फ्री।